हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टे कंसिस्टेंट। आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे और अपने गोल्स की ओर डेली बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हमने एमपीपीएससी के प्री एग्ज़ाम के सिलेबस को बहुत ही डिटेल में समझा था और आई होप आप सभी ने वो वीडियो देखा है और उससे पसंद भी किया होगा। सो इस वीडियो में हम फ्रेंड्स एमपीपीएससी के मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस को बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं, हर पेपर को समझने वाले हैं और क्या पेपर पैटर्न है वो भी हम देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पहले मैंने बताया था एमपीपीएससी की जो सारी प्रोसेस होती है वो 6 पेपर्स में डिवाइड है, जिसमें जीएस के 4 पेपर और जनरल हिंदी और ऐसे राइटिंग के पेपर में जीएस का जो फर्स्ट पेपर है जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी में, जिसका पार्ट ए हिस्ट्री का पेपर जिसका सिलेबस हम अभी नीचे देखने वाले हैं। बात करें अगर पेपर पैटर्न की तो हिस्ट्री का जो पार्ट ए है ये 150 नंबर में डिवाइड है और जो सेकंड पार्ट होगा जियोग्राफी का वो 150 नंबर में डिवाइड होगा। हर यूनिट जो है इसमें 30-30 मार्क्स में डिवाइड है। अब सबसे पहले देखते हैं इतिहास का सिलेबस। इतिहास का सिलेबस जो कि 5 यूनिट्स में डिवाइड है, जिसकी पहली यूनिट है भारतीय इतिहास। इसमें भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक, यानी कि जो पहली यूनिट है ये प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है। सेकंड यूनिट की अगर बात करते हैं तो सेकंड यूनिट 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास। इसमें मुगल शासक और उनका प्रशासन क्या था, मिश्र संस्कृति का अभ्युदय यानी मिश्र संस्कृति का कैसे उत्पन्न हुई, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस का। यानी कि सेकंड जो यूनिट है ये मध्यकालीन भारत के इतिहास को कवर कर रही है। थर्ड यूनिट की अगर बात करते हैं तो थर्ड यूनिट है मॉडर्न हिस्ट्री से, जिसमें ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों ने क्या प्रतिक्रिया दी, कृषक एवं आदिवासियों का विद्रोह कैसा रहा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की क्रांति, भारतीय पुनर्जागरण जिसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता कौन से स्वतंत्रता आंदोलन हमने किए हैं, उसमें किसने कैसा नेतृत्व किया है और कौन प्रमुख है, इस सब के बारे में। गणतंत्र के रूप में भारत का उदय कैसे हुआ, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी हमारे देश में बहुत उथल पुथल चल रही थी, उसके बाद की प्रमुख घटनाएं कौन सी है। यानी कि जो थर्ड यूनिट है ये मॉडर्न हिस्ट्री को और मॉडर्न हिस्ट्री के स्वतंत्रता के बाद के इतिहास को कवर करती है। फोर्थ यूनिट पर अगर आते हैं, फोर्थ यूनिट में मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय सांस्कृतिक विरासत जिसमें प्राचीन काल से आधुनिक काल तक ब्रिटिश कला प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं वास्तुकला के प्रमुख पक्ष, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन। यानी कि फोर्थ यूनिट जो है ये एमपी की हिस्ट्री को कवर करती है। एमपी में स्वतंत्रता आंदोलन कैसे हुए, एमपी की कौन सी सांस्कृतिक विरासत है, एमपी में कैसे पर्व है, कैसी वास्तुकला है, और मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से स्थल है या पर्यटन है जो विश्व धरोहर विश्व स्थल पर प्रसिद्ध है। 5वीं यूनिट की अगर बात करते हैं, 5वीं यूनिट में मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें जिसमें गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल रियासत को कवर किया गया है। यह है हमारे हिस्ट्री का सिलेबस। हिस्ट्री के सिलेबस को 5 यूनिट में बांटा गया है, जिसमें से पहली यूनिट जो है प्राचीन भारत के इतिहास, सेकंड यूनिट जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास, थर्ड यूनिट जो है मॉडर्न हिस्ट्री, फोर्थ यूनिट जो है एमपी से संबंधित है और फिफ्थ यूनिट जो है एमपी की रियासतों को कवर करती है। इस प्रकार जीएस पेपर फर्स्ट के पार्ट ए यानी कि हिस्ट्री का सिलेबस हमने देखा। अब नेक्स्ट चलते हैं जियोग्राफी के सिलेबस पर। जीएस पेपर फर्स्ट के जो पार्ट बी है जियोग्राफी का पेपर, जीएस पेपर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है पार्ट बी, उसका जो जियोग्राफी का सिलेबस है उससे देखने वाले। ये जो पार्ट है ये भी 150 नंबर में डिवाइड है, जिसमें से भी हर यूनिट में 30-30 नंबर में हर यूनिट डिवाइडेड होती है। 30 यूनिट में जो है हर यूनिट में से 3 नंबर के 3 क्वेश्चन, 5 नंबर का 2 क्वेश्चन और 11 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा, यानी कि ये पेपर पैटर्न है। बात करते हैं अगर सिलेबस की तो पहली यूनिट यहाँ पर दी है हमें वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में, जिसमें प्रमुख भौतिक लक्षण, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, हिमनद, विश्व में कौन से इंपॉर्टेंट पर्वत है, कैसे पठार है, मैदान कौन से है, कौन सी प्रमुख नदियाँ है, झीलें, हिमनद इत्यादि। इसके अलावा प्रमुख भौगोलिक घटनाओं में भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया एवं चक्रवात को हमें पढ़ना है। विश्व की जलवायु की अगर बात करते हैं, जिसमें जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण कैसा है, जलवायु प्रदेश कौन से है,
जलवायु परिवर्तन एवं उसके प्रभाव क्या है, यानी कि पहली यूनिट जो है ये विश्व के भूगोल को कवर कर रही है। सेकंड ये भौतिक जिसमें भारत के भूगोल को कवर किया गया है। इसमें प्रमुख भौतिक स्वरूप जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें एवं हिमनद। भारत के भू आकृतिक प्रदेश कौन से हैं? जलवायु, मानसून की उत्पत्ति, एल नीनो, जलवायु एवं ऋतुएं। वर्षा का वितरण एवं जलवायु प्रदेश यहाँ पर कौन कौन से? प्रमुख प्राकृतिक संसाधन के प्रकार एवं उनका उपयोग कौन से? प्राकृतिक संसाधनों में है जल, वन, मृदा, खनिज एवं शैल। जनसंख्या की अगर बात करें, जनसंख्या में वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात कैसा है, साक्षरता दर कैसी है भारत में, प्रवास, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। खाद्य प्रसंस्करण संबंधित उद्योग में इनकी संभावनाएं क्या है, इसके प्रमुख महत्व क्या है, उद्योगों का स्थानीयकरण, उद्योगों की पूर्ववर्ती एवं अग्रवर्ती आवश्यकताएं कौन कौन सी है, मांग, पूर्ति श्रृंखला एवं प्रबंधन। ये हो गई सेकंड यूनिट जो कि भारत के भूगोल को कवर करती है। थर्ड यूनिट की अगर बात करते हैं, यह है मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश के भूगोल में हमें देखना है प्रमुख भू आकारिकी प्रदेश, जिसमें सबसे मेन आ जाते हैं नर्मदा घाटी, मालवा पठार के विशेष संदर्भ में। प्राकृतिक वनस्पतियाँ कौन कौन सी है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। मृदा की अगर बात करें तो मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण कौन कौन से। मृदा प्रसंस्करण एवं मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा क्षरण एवं ह्रास की समस्याएं कौन कौन सी है। समस्याग्रस्त मृदा एवं उनके परिष्कार के तरीके कैसे हैं। जल ग्रहण आधार पर मृदा का संरक्षण नियोजन। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इसमें खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। मध्य प्रदेश में कैसे खनिज है, उनका कौन कौन से क्षेत्रों में उनका वितरण है और उनके प्रमुख उपयोग कौन कौन से हैं। प्रमुख उद्योग में बात करें तो कृषि उत्पाद, वन एवं खनिज आधारित उद्योग। राज्य में जनजातियाँ कैसी है, आपदाग्रस्त जनजातियों के विशिष्ट संदर्भ में। तो यह है थर्ड यूनिट जो कि मध्य प्रदेश के भूगोल को कवर करती है। अब नेक्स्ट फोर्थ यूनिट पर चलते हैं। फोर्थ यूनिट की अगर बात करते हैं तो फोर्थ यूनिट है जल एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित, जिसमें पेयजल की आपूर्ति, जल की अशुद्धि के क्या कारण हैं एवं गुणवत्ता प्रबंधन। जल प्रबंधन कैसा है, भूजल एवं जल संग्रहण, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं, आपदा प्रबंधन की अवधारणाएं एवं विस्तार की संभावनाएं, विशिष्ट खतरे और उनका क्या शमन हो सकता है। सामुदायिक योजनाओं में संसाधन मानचित्रण, राहत एवं पुनर्वास, निरोधक एवं प्रशासनिक उपाय, सुरक्षित निर्माण, वैकल्पिक संचार एवं जीवन रक्षा हेतु दक्षता। यूनिट 5 जो बोलती है वो है उसमें भूगोल की आधुनिक तकनीक कौन कौन सी, जिसमें सुदूर संवेदन के सिद्धांत कैसे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, घटक कौन से, उपग्रहों के क्या प्रकार है, सुदूर संवेदन के क्या उपयोग है, GIS यानी कि भौगोलिक सूचना प्रणाली के क्या घटक है और उनके क्या उपयोग है, GPS यानी कि भौगोलिक पोजिशनिंग सिस्टम, इसकी क्या संकल्पना है और इसके क्या उपयोग है। तो इस प्रकार है 5 यूनिट में डिवाइड जियोग्राफी का सिलेबस। अभी हमने GS पेपर फर्स्ट का सिलेबस देखा है, अब चलते हैं GS पेपर सेकंड पर। GS पेपर सेकंड जो है ये भी पहले पेपर के समान ही 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट A तथा पार्ट B, और ये भी 300 नंबर का है। पहला पार्ट भी 300 नंबर में 150 नंबर के लिए है और दूसरा पार्ट भी 150 नंबर के लिए है। इसमें भी जो सिलेबस है ये 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है और पार्ट B में भी सिलेबस को 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है ये संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना है। इसमें भी पेपर पैटर्न सेम ही रहेगा, यानी कि हर यूनिट जो कि 30-30 नंबर में डिवाइड है उसमें से 3 नंबर के 3 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर के लिए आएंगे, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर के लिए आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 11 नंबर के लिए हर यूनिट में से। अगर इसकी बात करें पहली यूनिट को अगर देखते हैं, जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान की क्या विशेषता है, उसका मूल ढांचा क्या है, उसके में कौन कौन से प्रमुख संशोधन हुए। वैचारिक तत्व में उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है और उनका मूल कर्तव्य क्या है। संघवाद एवं केंद्र की अगर बात करते हैं तो राज्य का संबंध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता क्या है, लोक अदालत एवं जनहित याचिका। ये सब की पॉइंट्स दिए हैं सिलेबस में, इनको डिटेल में पढ़ना हमें ज़रूरी होता है। सेकंड यूनिट पे आप चलते हैं। सेकंड यूनिट जो है जिसमें भारतीय निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं नीति आयोग,
भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, जातीयता, भाषा एवं लिंग की क्या भूमिका है? भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार कैसा है? सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। इसमें जो आयोग दिए हैं, इनकी स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, इनका क्या कार्य है, ये सब हमें देखना है। थर्ड यूनिट की अगर बात करते हैं, थर्ड यूनिट में संविधान में 73वें एवं 74वें संशोधन के संदर्भ में जन भागीदारी में स्थानीय शासन, जवाबदेही एवं अधिकार, प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता फोरम, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, अजा अपील आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र की विशेषताओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की क्या भागीदारी है, समुदाय आधारित संगठन कौन से, जैसे सीबीओ, एंड गैर सरकारी संगठन एनजीओ और स्व सहायता समूह एसएचजी। मीडिया की भूमिका एवं समस्याएं क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकी, प्रिंट एवं सोशल मीडिया। तो ये है थर्ड यूनिट संविधान के पेपर की। अब चलते हैं फोर्थ यूनिट पर। फोर्थ यूनिट में भारतीय राजनीतिक विचारक, जिसमें प्रमुख है कौटिल्य, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण। इनकी भूमिकाओं के बारे में और इनके जीवन के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। 5 यूनिट जो है, जिसमें प्रशासन एवं प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। इसका क्या अर्थ है, इसकी कैसी प्रकृति है, क्या महत्व है, विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, नवीन लोक प्रशासन और लोक प्रशासन के सिद्धांत, क्या अवधारणाओं में शक्ति, सत्ता, प्राधिकारी, उत्तरदायित्व एवं प्रत्यायोजन, संगठन के सिद्धांत, पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र एवं आदेश की एकता, लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, परिवर्तन का महत्व, लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, परिवर्तन का प्रबंधन एवं विकास प्रशासन। ये हो गई 5वीं यूनिट। इस प्रकार जो जीएस पेपर सेकंड है, उसके पार्ट ए की हमने सिलेबस देखा। अब पार्ट बी पर चलते, जो कि इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी से संबंधित है। पार्ट बी जो कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का पेपर है, जीएस पेपर सेकंड के अंतर्गत। ये भी 150 नंबर के लिए आने वाला पेपर है और पेपर पैटर्न सेम पहले के पेपर्स के समान ही होगा। इसकी जो पहली यूनिट है, जिसमें भारत में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के मुद्दे एवं पहल, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारतीय रिजर्व बैंक एवं व्यापारिक बैंकों के कार्य, वित्तीय समावेशन, मौद्रिक नीति, अच्छी कर प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी, नगद लेन देन क्या है, राजकोषीय नीति, ये सब इसमें देखना है। लोक वितरण प्रणाली में भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँ, गरीबी, बेरोजगारी एवं क्षेत्रीय असंतुलन, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन, विदेशी पूंजी की भूमिका कौन सी है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आयात निर्यात नीति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन, आसियान, सार्क, नाफ्टा एवं ओपेक। जो सिलेबस है इसमें जो है की पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं हर टॉपिक के, उस टॉपिक के की पॉइंट्स को लेकर उसके आसपास की सारी जानकारी हमें पढ़नी बहुत ज़रूरी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर सेकंड यूनिट की अगर बात करते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के बारे में ही हमें सब दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें, मध्य प्रदेश की कृषि जो क्षेत्र एवं फसल प्रतिरूप, फसलों के उत्पादन एवं वितरण का भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव, बीज एवं खाद की गुणवत्ता एवं आपूर्ति से जुड़े मुद्दे, कृषि के तरीके, उद्यानिकी, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली एवं पशुपालन आदि के मुद्दे एवं समस्याएं, कृषि उत्पादन, परिवहन, भंडारण एवं विपणन से संबंधित समस्याएं एवं चुनौतियाँ, कृषि की कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं हैं, सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है विकास में, मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा एवं संसाधन, मध्य प्रदेश का जनसांख्यिकी परिदृश्य एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, औद्योगिक क्षेत्र, समृद्धि, प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँ कौन कौन सी, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, मानव संसाधन का नियोजन एवं उत्पादकता और रोजगार के विभिन्न चलन ट्रेड्स। थर्ड यूनिट है मानव संसाधन विकास से संबंधित, जिसमें शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी एवं चिकित्सीय शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ताएं, बालिकाओं की शिक्षा, निम्नलिखित वर्गों से संबंधित सामाजिक मुद्दे, उनके कल्याणकारी कार्यक्रम,
निःशक्त वर्ग, वृद्धजन, बालक, महिलाएं, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग, विकास परियोजनाओं से सम के फलस्वरूप विस्थापित वर्ग। थर्ड यूनिट जो है ये एजुकेशन से संबंधित है। फोर्थ यूनिट की अगर बात करते हैं सामाजिक समरसता के घटक, सभ्यता एवं संस्कृति की क्या अवधारणा है, भारतीय संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं, संस्कार कौन से विविध संदर्भ में जैसे कि वर्ण व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, चतुष्ट है, धर्म व मत प्रांतों का समाज पर क्या प्रभाव है, समाज में विवाह की पद्धतियाँ कौन कौन सी है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसमें प्रसार, शिक्षा, पंचायती राज, सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों एनजीओज की क्या भूमिका है, स्व सेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्तियाँ और कुटुंब न्यायालय क्या है और उनकी क्या भूमिकाएं हैं। फिफ्थ यूनिट अगर बात करते हैं जिसमें जनसंख्या और स्वास्थ्य समस्याएं, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सशक्तिकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम कैसा है और जनसंख्या का नियंत्रण, मध्य प्रदेश में जनजातियों की क्या स्थिति है, सामाजिक संरचना कैसी है समाज की, कौन से रीति रिवाज और मान्यताएं हैं, विवाह क्या है, नातेदारी, धार्मिक विश्वास व परंपराएं, जनजातियों में प्रचलित पर्व एवं उत्सव कौन कौन से, महिला शिक्षा क्या है, पारिवारिक स्वास्थ्य, जन्म मृत्यु समय, कुपोषण के क्या कारण है और प्रभाव, पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी दखल प्रतिरक्षण, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों के कौन से उपचार है। इसमें एक मेन पॉइंट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी क्या उद्देश्य है, क्या संरचना है उसकी, वो कौन से कार्य करता है और कौन से कार्यक्रम चलाता है। फिफ्थ यूनिट जो है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इस प्रकार जो सेकंड पेपर है GS सेकंड का, उसका जो पार्ट B था उससे भी हमने उसका सिलेबस भी हमने अभी कवर किया है। अब चलते हैं थर्ड GS पेपर थर्ड पर जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित है। पेपर थर्ड जो कि विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित है, ये पेपर भी 300 नंबर का आता है। इसके लिए भी हमें 3 घंटे का समय मिलता है। हर यूनिट जो है 30-30 नंबर में डिवाइड है और इस पेपर के सिलेबस को 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। हर यूनिट जो 30 नंबर में डिवाइड है उससे पेपर पैटर्न सेम वैसा ही है, यानी कि 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 11 नंबर का। बात करते हैं अगर पहले यूनिट के सिलेबस में, जिसमें कार्य, बल एवं ऊर्जा, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, घर्षण क्या है, वायुमंडलीय दबाव एवं उसके क्या कार्य है, इकाइयाँ और माप, दैनिक जीवन में इसके उदाहरण, गति, वेग, त्वरण, ध्वनि में परिभाषा, प्रसार का माध्यम, श्रव्य अश्रव्य ध्वनि, शोर और संगीत क्या है, ध्वनि शब्द संबंधित शब्दावली में आयाम, तरंग लंबाई, कंपन की क्या प्रवृत्तियाँ है। विद्युत की अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार के सेल, परिपथ कौन कौन से, चुंबक में गुण, कृत्रिम चुंबक का निर्माण एवं उपयोग, प्रकाश में प्रकाश का परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, दर्पण क्या है, लेंस क्या है, उनसे के प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ऊष्मा की अगर बात करें तो ताप का मापन कैसे किया जाता है, थर्मामीटर क्या है, क्या उपयोग है, ऊष्मा का रूपांतरण कैसे होता है। हर पेपर में जो है हमें की पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, उस की पॉइंट्स को पकड़ के हमें उसके सारी डिटेल को निकालना होगा और उससे नोट्स बनाकर ही पढ़ना होगा, तभी सिलेबस कंप्लीट होगा। सेकंड यूनिट पे अगर चलते हैं, सेकंड यूनिट है तत्व यौगिक और मिश्रण से, जिसमें तत्व यौगिक और मिश्रण की परिभाषा है, इनकी रासायनिक प्रतीक, इनके गुण क्या है और पृथ्वी पर इनकी उपलब्धता कैसी है, पदार्थ में धातुएं, अधातुएं, आवर्त सारणियम, आवर्तता, परमाणु की संरचना, संयोजकता बंध क्या है, परमाणु संलयन एवं विखंडन की प्रक्रिया, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, pH मान सूचक, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या है और दैनिक जीवन में रसायन का क्या उपयोग है। थर्ड यूनिट जो है जिसमें सूक्ष्मजीव एवं जैविक कृषि, कोशिका संरचना एवं कार्य क्या है, कोशिका संरचना कैसी है, उसके कार्य क्या है, जंतु एवं पौधों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, पौधों, पशुओं और मनुष्यों में पोषण कैसा है, संतुलित आहार, विटामिन हीनताजन्य रोग कौन कौन से होते हैं, हार्मोन्स कौन कौन से हैं हमारे बॉडी में, मानव शरीर के कौन कौन से अंग, सभी महत्वपूर्ण अंगों की संरचना के बारे में, उनकी कार्यप्रणाली के बारे में, जीवों में श्वसन कैसे होता है, पशुओं एवं पौधों में परिसंचरण या परिवहन कैसे होता है, पौधों एवं पशुओं में प्रजनन कैसे होता है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा इससे होने वाली बीमारियां और बीमारियों से निपटने के उपाय, ये सब हमें थर्ड यूनिट में देखना है। और फोर्थ यूनिट
4th यूनिट कंप्यूटर से संबंधित है, जिसमें कंप्यूटर के बारे में हमें जनरल नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर के प्रकार के कितने हैं, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता है, उसमें कितनी जनरेशन्स है, मेमोरी क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज़ क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है और इसके क्या उपयोग है, ये सब। कंप्यूटर की कौन सी भाषाएं प्रचलित है, जिसमें कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। इंटरनेट और ईमेल क्या है, क्या उपयोगिता है, सोशल मीडिया क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, ई गवर्नेंस क्या है, विभिन्न उपयोगी पोर्टल एवं साइट्स और वेब पेजेस। यूनिट 5 जो है, जिसमें मैथ्स का पोर्शन है, यूनिट 5 में संख्या एवं प्रकार, इकाई मापन की विधियाँ, समीकरण एवं गुणनखंडन, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात एवं समानुपात। सांख्यिकी की अगर बात करें, जिसमें प्रायिकता, केंद्रीय प्रवृत्ति, जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक एवं विचरणशीलता की माप, प्रादर्श के प्रकार। 5वीं यूनिट मैथ से रिलेटेड है। 6 यूनिट की अगर बात करते हैं, जिसमें संक्रामक रोग कौन से हैं, उनकी कैसे रोकथाम की जा सकती है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम क्या है, आयुष क्या है, आयुष की चिकित्सा पद्धतियाँ क्या है, जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिंधिया, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों की जानकारी। केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाएं कौन सी है, केंद्र एवं राज्य शासन के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठन कौन से हैं, ये सब। 7th यूनिट की बात करते हैं, जिसमें हमें बहुत सारे जो संगठन हैं, जो तकनीकी केंद्र है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। 7th यूनिट, जिसमें मानव जीवन का विकास, मानव जीवन पर विकास के क्या प्रभाव हुए, स्वदेशी प्रौद्योगिकी की क्या सीमाएं हैं, रिमोट सेंसिंग क्या है, इसका कैसा इतिहास रहा और भारत में रिमोट सेंसिंग किस स्तर पर है। इसके बाद हमें बहुत सारे संगठन देखने हैं, जिसमें से प्रमुख भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र जो कि इंदौर में है RRCAT, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में SDSC यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में, टाटा मूलभूत अनुसंधान केंद्र जो कि मुंबई में है, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला तिरुपति, तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र बेंगलुरु, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क बेंगलुरु, इंडियन स्पेस साइंस डाटा सेंटर बेंगलुरु, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान तिरुवनंतपुरम, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र जो कि हैदराबाद में है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून। और इन जो सभी संगठन है या संस्थाएं हैं, इनके बारे में जो सामान्य जानकारी है वो हमें इसमें पढ़नी है। अब चलते हैं 8वीं यूनिट पर। भूस्थिर उपग्रह क्या है, प्रक्षेपण यानों की क्या पीढ़ियाँ है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, उद्योग और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में इसके उपयोग, क्लोन्स क्या है, रोबोट्स क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, बौद्धिक संपदा के अधिकार एवं पेटेंट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों का क्या योगदान, जिसमें प्रमुख है चंद्रशेखर वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना, जगदीश चंद्र बसु, होमी जहांगीर भाभा, M विश्वेश्वरैया श्रीनिवास, रामानुजन विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम, सत्येंद्र नाथ बोस, राजा रमन्ना और प्रफुल्ल चंद्र राय, इनके बारे में हमें जानकारी एकत्रित करना है और इनकी भारतीय प्रौद्योगिकी में क्या भूमिका है इससे भी देखना है। और विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है और किस किस से मिले हैं। अब आते हैं 8वीं यूनिट जो कि ऊर्जा से संबंधित है, जिसमें ऊर्जा के पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक स्रोत, जिसकी अर्थ, परिभाषा, उदाहरण एवं अंतर, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा प्रबंधन, संगठनात्मक एकीकरण, परिचालन कार्य में ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा क्रय, उत्पादन योग्यता योजना और नियंत्रण और इसका रखरखाव कैसे हुआ, ऊर्जा रणनीतियों से संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जिसमें वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावनाएं कौन सी है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा कौन सी है, बायोमास ऊर्जा, जैव ईंधन ऊर्जा। की पॉइंट्स है, इनके बारे में हमें जानकारी देखनी है। 9th यूनिट पर आते हैं जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। 9th यूनिट में पर्यावरण की परिभाषा, क्षेत्र आयाम, जिसमें भौतिक पर्यावरण, आर्थिक,
सांस्कृतिक क्षेत्र, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक आदि। भारतीय संदर्भों में पर्यावरण की क्या अवधारणा है? आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा। मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण से संबंधित नैतिकता और मूल्य, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण परिवर्तन। पर्यावरण से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी है, क्या चुनौतियां हैं, पर्यावरण क्षरण के प्रमुख कौन से कारण हैं और उसके क्या प्रभाव हमारे मानव जीवन पर हो रहे हैं। पर्यावरण शिक्षा में सार्वजनिक जन जागरूकता के क्या कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा एवं उसका स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंध, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से, पर्यावरण संरक्षण नीतियाँ और नियामक ढांचा। यूनिट अगर 10 की बात करते हैं, जो कि थर्ड जो जीएस पेपर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसकी लास्ट यूनिट है जिसमें भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा या महत्व, पृथ्वी की संरचना में भूपर्पटी मेंटल कोर की स्थिति, स्थल मंडल क्या है, जल मंडल क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई, कौन कौन सी अवधारणाएं दी गई है, पृथ्वी की आयु क्या है, भूवैज्ञानिक समय सारणी क्या है, चट्टान क्या है, चट्टानों की परिभाषा और उनके प्रकार, जिसमें प्रमुख है आग्नेय चट्टानें, अवसादीय चट्टानें, कायांतरी शैलें, खनिज एवं अयस्क, जीवाश्म, अपक्षय एवं अपर्दन की प्रक्रिया कैसे होती है, मृदा का निर्माण कैसे हुआ, भूमिगत जल क्या है, प्राकृतिक कोयला क्या है, प्राकृतिक तेल एवं गैस, ये सब हमें देखना है। इस प्रकार जीएस पेपर थर्ड का यह सिलेबस हमने देखा। अब फोर्थ पर चलते हैं। जीएस पेपर फोर्थ जो कि दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान के लोक प्रशासन से संबंधित है। फोर्थ पेपर जो है ये एथिक्स का पेपर है। ये 200 नंबर के लिए आता है और इसे भी हमें कंप्लीट करने के लिए 3 घंटे का समय मिलता है। इस पेपर के सिलेबस को भी 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। हर यूनिट को 40-40 नंबर में बांटा गया है। बात करते हैं अगर पहली यूनिट की, जो कि 40 नंबर के लिए पूछी जाएंगी। दार्शनिक, विचारक एवं समाज सुधारक के बारे में हमें इसमें पढ़ना है, जिसमें प्रमुख है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चारवाक, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद एवं सर्वपल्ली राधा कृष्णन। यूनिट सेकंड जो है, जो कि 40 नंबर से के लिए पूछी जाएंगी। यूनिट सेकंड में मनोवृत्ति, विषय वस्तु, तत्व, प्रकार्य, मनोवृत्ति का निर्माण कैसे हुआ, मनोवृत्ति परिवर्तन क्या है, प्रबोधक, संप्रेषण, पूर्वाग्रह तथा विभेद और भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता, अभिक्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं कैसी है, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता एवं असमर्थकवादी, वस्तुनिष्ठता, लोक सेवा के प्रति क्या समर्पण है, सहानुभूति, सहिष्णुता एवं कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना या करुणा। समवैगिक बुद्धि में इसकी अवधारणाएं, प्रशासन, शासन में इसकी उपयोगिताएं, मनुप्रयोग एवं व्यक्तिगत भिन्नताएं। यूनिट थर्ड की अगर बात करें, यूनिट थर्ड में मानवीय आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा, लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य, प्रशासन में नैतिक तत्व, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, नैतिक तत्व एवं नैतिक सुविधा तथा नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा, लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता, शासन में उच्च मूल्यों का पालन। यूनिट फोर्थ की अगर बात करते हैं, जिसमें भ्रष्टाचार की क्या प्रकार है, क्या कारण है, भ्रष्टाचार का प्रभाव क्या है, भ्रष्टाचार को अल्पतम करने के उपाय, समाज, सूचना तंत्र, परिवार एवं विसल ब्लोअर की भूमिका, महाराष्ट्र पर राष्ट्र संघ की अवधारणा, भ्रष्टाचार का मापन, ट्रांसपेरेंसी, इंटरनेशनल लोकपाल एवं लोकायुक्त। यूनिट फिफ्थ की अगर बात करते हैं, जिसमें कि केस स्टडी पूछी जाएंगी। जो ऊपर पाठ्यक्रम या विषय वस्तु दिए, इसी में से कोई 2 केस स्टडी आएंगी जो कि 20-20 नंबर की होंगी। इस प्रकार जो इसकी हर यूनिट है ये 40 नंबर में डिवाइड है और पेपर टोटल 200 नंबर। MPPSC मेंस का जो 5वां पेपर है, जो कि जनरल हिंदी एवं ग्रामर से है, टोटल यह 200 नंबर का पेपर आएगा, जो कि जिसे पूरा करने को 3 घंटे का हमें टाइम मिलेगा। ये पेपर जो है सामान्य हिंदी का है और इसमें जो पूछे जाने वाले प्रमुख टॉपिक आ जाते हैं, उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे। अलंकार की अगर बात करें तो इसमें शब्द अलंकार, जिसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष्म अलंकार, अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुवाद यानी कि अनुवाद का एक क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे अनुवाद के, जिसमें हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए क्वेश्चन आएंगे। संधि एवं समास क्या है,
संधि एवं समास क्या है, विराम चिन्ह क्या है, प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियाँ क्या है, जिसमें प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली आएंगी हिंदी और अंग्रेजी में, मुहावरे एवं कविताएं, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, पर्यायवाची शब्द, मानक शब्दावली क्या है, अपठित गद्यांश आएंगे जिसको पढ़कर नीचे दिए क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, हमें रेखांकित अथवा दी गई पंक्तियों का हमें भाव पल्लवन करना होगा, और संक्षेपण के लिए गद्यांश आएगा जिसको हमें शॉर्ट फॉर्म में उसका निचोड़ निकालना होगा। इस प्रकार से जो हिंदी का पेपर है उसका ये सिलेबस है 5वें पेपर का। अब जो लास्ट हमारा छठा पेपर बचा है जो कि ऐसे राइटिंग का है, उसका सिलेबस भी हम अभी देख लेते हैं। जो छठा पेपर है जो कि ऐसे राइटिंग का पेपर है जिसे हिंदी में देना ही अनिवार्य होता है, इसमें हमसे 3 ऐसे पूछे जाने वाले हैं, जिसमें से 50 नंबर का एक और 25 नंबर के 2 ऐसे। इसमें ज़्यादातर जो करंट के टॉपिक्स होते हैं उन्हीं को लिया जाता है, फिर भी यहाँ पर सिलेबस में कुछ मुख्य मुख्य टॉपिक्स को ऐड कर दिया गया है, जिसे आप देख ले बहुत ही अच्छे से। इसमें पहला जो निबंध आएगा उसे 1000 शब्दों में लिखना है, दूसरा निबंध जो आएगा उससे 500 शब्दों में, और तीसरा जो निबंध आएगा उसे 250 शब्दों में लिखना है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने एमपीपीएससी के जो मेंस एग्ज़ाम के सभी पेपर्स के सिलेबस को हिंदी में बहुत ही अच्छे से अभी देखा है, हर की पॉइंट को समझा है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।